हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने डीवी एक्ट को जो है कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट स्टार्ट करेंगे और इसमें मैक्सिमम 1 या 2 वीडियोस ही बनेंगी और उसी में जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम कौन सा एक्ट शुरू करने वाले हैं? प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट 1958। देखिए, ये जो माइनर लॉज होते हैं ना, ये इनमें से ज़्यादा कुछ पढ़ने को होता नहीं है। 1-2 चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, आप उन्हीं को जो है याद करके चले जाइए एग्जाम में, और उन्हीं में से जो है जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइनर जो लॉज होते हैं ये आपको नंबर देने के लिए बनाए गए होते हैं, बट बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि माइनर लॉज को देख करके डर जाते हैं कि इतने सारे लॉज हैं, इनको कैसे हम करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो माइनर लॉज है ये सिर्फ आपको नंबर देने वाले लॉज हैं जो ऐड किए गए। ठीक है, कौन सा स्टार्ट करेंगे? द प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट। ठीक है, (1958). जब हम प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट को पढ़ते हैं तो हमें जो है इसके साथ साथ में हमें कौन सा सेक्शन पढ़ने चाहिए? बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 401। ठीक है, याद रखना, पूरे एक्ट में बीएनएसएस 401 जो भी बात करता है प्रोबेशन एंड एडमोनिशन की, जो बीएनएसएस का सेक्शन है 401, वो भी इसी चीज की बात करता है। अब बात ये आती है कि जब बीएनएसएस में ऑलरेडी ये दे रखा है तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई, या फिर जब अलग से एक्ट बनाया हुआ है तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, जो प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट है ना, ये ऑल ओवर इंडिया पर अप्लाई नहीं होता, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो जो है इसको अपने स्टेट में लागू करना चाहती हैं या नहीं। ठीक है, तो जिस भी स्टेट को ये लगता है कि उनको जो है ऑफेंडर एक्ट को अप्लाई करना चाहिए, वो उसको नोटिफिकेशन के द्वारा जो है इसको लागू कर सकती हैं। बहुत से स्टेट ने अभी भी जो है कंप्लीटली जो है प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट को अप्लाई नहीं किया हुआ, इसीलिए जो है बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 401 अभी भी है। जब पूरी तरीके से प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट ये अप्लाई हो जाएगा तब जो है हो सकता है कि बीएनएसएस का 401 को जो है क्या कर दिया जाए, रिपील्ड कर दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं तो पहले तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले उसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट, उसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, और कब वो जो है लागू हुआ, और कितने उसमें कौन सा वो एक्ट नंबर था। तो इसका जो एक्ट नंबर है वो है एक्ट नंबर 20। ठीक है, एक्ट नंबर 20 याद रखना, ये प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते, पूछ लेते हैं। और ये जो है कब लागू हुआ था? 16 मई 1958 को। ठीक है, 16 मई 1958 को इनेक्टेड, 16 मई 1958 याद रहेगा। इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? शायद से 19 सेक्शन है इसमें। ठीक है, सेक्शन इसमें टोटल है 19, और इसमें कोई शेड्यूल वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, चैप्टर वगैरह भी नहीं है इसमें। नहीं, चैप्टर तो होंगे ना, मैं देख लेता हूँ, रुको। चैप्टर भी नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं है चैप्टर। देखो, जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें जैसे सेक्शन 19 पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेट अमेंडमेंट का गुजरात का नीचे डाल रखा है कि कौन कौन से अमेंडमेंट कर रखे हैं कौन से स्टेट में। तो जब भी आप जिस भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो आप उस स्टेट का जो है ऑफेंडर एक्ट निकाल लेना। ठीक है, और उसकी एनफोर्समेंट डेट हमेशा अलग होगी। इससे हो सकता है कि इसके बाद में कुछ स्टेट्स ने तभी अडॉप्ट कर लिया हो जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया था, लेकिन जिन स्टेट ने बाद में किया है तो उनकी डेट जो होगी वो क्या होगी, वो और होगी। आप उसको जो है इंटरनेट से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग होगी। मैं आपको जनरल जो है वो पढ़ाऊंगा आज। सेक्शन नंबर 1 को निकाल लीजिए। ठीक है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट। तो ये क्या बात करता है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट 1958। तो इस एक्ट का जो नाम होगा वो क्या होगा? प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट 1958। इट एक्सटेंड टू ऑल ओवर इंडिया, एक्सेप्ट, ये ऑल ओवर इंडिया पर अप्लाई होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और जो 5th शेड्यूल में टेबल 1 में जो दे रखे हैं उनको छोड़ करके। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पर अब जो है ये मे भी अप्लाई होता है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर पर जो है अब ये अप्लाई होता है 2019 के बाद से, याद रहेगा। उसके बाद थर्ड कहता है, इट शैल कम टू द इनफोर्स इन स्टेट
on such date the state government may notify the official gazette appoint and different dates may be appointed by the different part of the state। तो ये कहता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे ये तब लागू होगा जब वो जो है नोटिफिकेशन के द्वारा इसको एनफोर्स करे, ऑफिशियल गैजेट के द्वारा जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब से जो है ये उस स्टेट पर लागू होगा। ये नहीं है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बना दिया और वो जो है पास हो गया, नहीं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ऐसे किया है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको इस लॉ को रख सकती है, ना चाहे तो ना रखे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 2 पर। सेक्शन नंबर 2 हर बेयर एक्ट में डेफिनेशन क्लोज होता है, तो इसमें भी सेक्शन नंबर 2 जो है डेफिनेशन क्लोज है। अब बात करते हैं इसका कोड ए। अभी तक इसमें जो है चेंज नहीं किया, याद रखना। जो 2 का 1 है ए, वो बात करता है कोड की। कोड क्या है, देखिए कोड क्या है, तो ये कहता है मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो कोड का मीन्स इसमें ये समझा जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी थी 1898 की, ठीक है। इसमें अभी तक चेंज नहीं किया गया। तो जो भी मीनिंग लिया जाएगा, यदि किसी वर्ड का मीनिंग लिया जाएगा तो उस वर्ड का मीनिंग जो है सीआरपीसी 1898 के जो है एक्ट से लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रोबेशन ऑफिसर, बी में बी कहता है प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, जो सेक्शन नंबर 13 ऑफ द प्रोबेशन एक्ट उसमें अपॉइंट होता है, उसको बोलते हैं प्रोबेशन ऑफिसर। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे, ठीक है। सी और डी, सी प्रिस्क्राइब की बात करता है, सिर्फ प्रिस्क्राइब याद रख लेना, कुछ नहीं है। उसके बाद डी कहता है वर्ड एंड एक्सप्रेस यूज्ड बट नॉट डिफाइन इन दिस एक्ट एंड डिफाइन in this code of criminal procedure 1898 shall have the meaning respectively assigned to them in this code। तो ये बात करता है कि यदि कोई वर्ड जो है इसमें डिफाइन नहीं किया गया है तो उस वर्ड का मीनिंग जो होगा वो किससे लिया जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 से जो है उसका मीनिंग लिया जाएगा। ये बात करता है इसका डी, ठीक है। अब देखो, अब हमने डेफिनेशन क्लोज तो पढ़ लिया। अब 2 टर्म्स होती हैं, पहला होता है एडमोनिशन, एक होता है प्रोबेशन, ठीक है। प्रोबेशन एंड एडमोनिशन दोनों में क्या होता है और क्या फर्क होता है, ठीक है। देखो, जो प्रोबेशन और एडमोनिशन, प्रोबेशन एक होता है एडमोनिशन, इसको बोलते हैं परिवीक्षा, ठीक है। और इसको बोलते हैं भर्त्सना, है ना, भर्त्सना, ठीक है हिंदी में। तो जो एडमोनिशन होता है वो क्या होता है, देखिए सबसे पहले प्रोबेशन को समझेंगे। प्रोबेशन क्या होता है, प्रोबेशन जो होता है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो है कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था, ठीक है। तो अब जो है उसके कन्विक्शन के बाद में जो है या फिर कन्विक्शन के समय ही कोर्ट जो है उसको प्रोबेशन पर छोड़ सकती है, यदि कुछ कंडीशंस होती हैं प्रोबेशन पर, ठीक है। क्या कंडीशंस होती हैं, पहला, जब भी प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है, ऐसा नहीं है जनरली हर व्यक्ति को छोड़ दे, प्रोबेशन पर सिर्फ उसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है जिसका गुड कंडक्ट हो, उसकी एज को देखा जाता है, जो ऑफेंस उसने किया है उसके सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है। और यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसने जो है जानबूझकर ये ऑफेंस नहीं किया या फिर जो है गलती से ऑफेंस हो गया, तो इन सब को देखते हुए जो है उसको कोर्ट छोड़ सकती है, ठीक है। किस चीज़ को, एज। कोर्ट किन चीज़ों को याद रखेगी, एज, ठीक है, कैरेक्टर, ठीक है, सबसे पहले बिहेवियर, इन चीज़ों को जो है कोर्ट ऑब्जर्व करेगी और उसके बाद में ही इसको छोड़ेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो कोर्ट प्रोबेशन देते समय ध्यान देगी वो क्या है, नो प्रीवियस कन्विक्शन। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, कि कोई भी जो है प्रीवियस कन्विक्शन जो है उसको नहीं होना चाहिए, तभी जो है उसको जो है कोर्ट छोड़ेगी। अब इसमें एज का नंबर है, देखिए जब हम सेक्शन 401 पढ़ते हैं, जब हम प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट पढ़ते हैं, तब वहां पर कोई एज की लिमिट नहीं दे रखी। लेकिन जब हम सेक्शन नंबर 401 पढ़ते हैं BNSS का, तो वहां पर एज दे रखी है। वहां पर क्या बोल रखा है कि यदि 21 ईयर से अबव, ठीक है, अबव एज का कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है, ऐसा ऑफेंस करता है जिसकी सजा क्या है, 7 ईयर से प्लस है, ठीक है, तब तो जो है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। याद रखना, 21 ईयर एज से अबव कोई भी ऑफेंस जो उसने किया जो कि 7 ईयर से ज़्यादा की पनिशमेंट है उसमें, तब जो है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यदि उसकी पनिशमेंट 7 साल से कम की है,
तो उसको जो है रिलीज कर दिया जाएगा प्रोबेशन पर। और उसके बाद में कहता है, ये मैं बात कर रहा हूँ बीएनएस का सेक्शन नंबर 401 की, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है तो इसलिए दोनों का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में जो है आगे ये कहता है कि 21 साल से कम, 21 ईयर से बिलो, यदि बिलो 21 ईयर्स है तो, और उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया, एंड वोमेन भी इसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है, उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट क्या नहीं होनी चाहिए, डेथ और LI, ठीक है, याद रहेगा, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट को छोड़ करके उसने यदि कोई ऑफेंस किया है जिसकी एज 21 साल से कम की है तो उसको जो है प्रोबेशन पर रिलीज कर दिया जाएगा। याद रखिए, ये नोट में है, उसने डेथ या LI से जो है कोई अपराध ना किया हो, ऐसा अपराध ना किया हो जिसकी पनिशमेंट क्या हो, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, तब जो है उसको रिलीज कर दिया जाएगा जब उसकी एज 21 साल से कम और या फिर कोई वोमेन हो। ये बात करता है सेक्शन नंबर 401 ऑफ BNSS। लेकिन जब हम प्रोबेशन एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी कोई एज जो है डिस्क्राइब नहीं की गई है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो एज डिस्क्राइब की गई है ये सिर्फ सेक्शन नंबर 401 ऑफ BNSS में डिस्क्राइब की गई है, ना कि प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट में, ठीक है। दोनों को याद रहना आप लोगों के लिए जो है जरूरी है। और जो एडमोनिशन होता है, देखिए एडमोनिशन जो होता है वो छोटे ऑफेंसेस के लिए होता है। वो देखिए ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन इसमें भी होंगी, ठीक है, कोर्ट इनका ध्यान रखेगा। बस इसमें ये है कि कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 2 ईयर से कम की है वो, और सेक्शन 303 BNS, ठीक है, 305, 315, 318 का 4 ऑफ BNS, ठीक है, इन ऑफेंसेस में या फिर जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम की है उसमें, उस केस में जो है उसको किस पर छोड़ दिया, एडमोनिशन पर जो है उसको छोड़ा जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3, ठीक है। गर्मी एक तो इतनी ज़्यादा हो रही है यार कि पूछो ही मत, बस वीडियो बनाते बनाते भी पसीना आने लगे, पंखा चला रखा फिर भी, ठीक है, चलो कोई नहीं। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन, ठीक है, कि कोर्ट की पावर की बात करता है कि कुछ मामलों में जो है कोर्ट जो है एडमोनिशन पर किन व्यक्तियों को जो है छोड़ सकती है, ठीक है, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उनको एडमोनिशन पर छोड़ सके। पावर ऑफ कोर्ट टू बी रिलीज, टू रिलीज certain offenders after admonition, ठीक है। तो ये क्या कहता है, when any person is found guilty, जहां कोई व्यक्ति जो है क्या है, किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन, कौन से ऑफेंस के लिए पनिशेबल उसको किया जाता है, याद रखिएगा 379, ठीक है, एंड 380 एंड 381, 404, 420 ऑफ IPC, ठीक है, ये IPC के हैं। अब यदि इनको BNS में देखें तो 303, 305, 306, 315, 318 का 4, ठीक है, ये BNS के हैं, BNS के, ये मैंने आपको इजी करने के लिए बता दी। यदि आपने BNS के पढ़े तो वो, और IPC के ये सेक्शन जो है। और क्या कहता है, और एनी ऑफेंस
punishable with imprisonment for not more than 2 years or any offense not punishable more than 2 years। ठीक है, वही बात है जो मैंने बताई थी कि उसने कोई ऐसा अपराध ना किया हो जिसकी सजा जो 2 साल से अधिक की हो। ठीक है, उसके बाद कहता है और विद बोथ, या फिर और फाइन, इसी में और विद बोथ। ठीक है, अंडर द इंडियन पेनल कोड और एनी अदर लॉ एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज proved against him of the court by which the person is found guilty is of the opinion that having regard the circumstances of the case, including the nature of offence and character of the offenders, and the expendent so to do nothing withstanding anything contained in this any other law for the time being in force, but the court may instead and this sentencing him to any punishment for releasing him on probation of good conduct under section 4 release him after due admonition। ठीक है, तो ये क्या बात करता है, आगे ये कहता है कि क्या है, जरूरी नहीं है कि आईपीसी या बीएनएस में जो है उसने ऐसा किसी भी अदर लॉ में जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम तक की है उसने कोई ऐसा अपराध किया है तो उसको जो है एडमोनिशन पर छोड़ा जा सकता है। आगे ये कहता है कि कोर्ट जो है छोड़ने से पहले क्या देखेगी, उसकी नो प्रीवियस कन्विक्शन, वो जो है प्रीवियसली जो है कन्विक्ट ना किया गया हो। ठीक है, नो प्रीवियस कन्विक्शन। फिर आगे कहता है कि उसको जो है किस आधार पर छोड़ा जाएगा, नेचर ऑफ ऑफेंस, याद रखिएगा, नेचर ऑफ ऑफेंस। उसके बाद कहता है करेक्टर ऑफ ऑफेंडर, इन सब चीजों को देखते हुए जो है उसको एडमोनिशन पर छोड़ दिया जाएगा। इतनी सी बात करता है सेक्शन नंबर 3। आए समझ में? उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 4 पर। ठीक है, इसको याद रखना, कुछ भी नहीं है, बस 2 टाइम पीरियड याद रखना, 1-2 साल का, और इन सेक्शंस को याद रखना, 303, 305, 318, 304 और बीएनएसएस। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पर। कहाँ पे रख दिया मैंने, सॉरी। सेक्शन नंबर 4 की क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 4 बात करता है प्रोबेशन की। ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन और गुड कंडक्ट। ठीक है, जो सेक्शन नंबर 3 था वो बात कर रहा था एडमोनिशन की, और सेक्शन नंबर 4 जो है वो बात करता है प्रोबेशन की। ठीक है, सेम ही है। इसके बाद कहता है व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, एंड द कोर्ट बाय विच द ड्यू पर्सन इज फाउंड गिल्टी इन द ओपिनियन दैट, जहां पर कोई व्यक्ति जो है क्या है, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया जाता है जिसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ और एलआई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वहां जो होगी regard to the circumstances of the case including the nature of offense or the character of offender it expended to release him on probation or good conduct। वहां कोर्ट जो है ऑफेंस के नेचर को देखते हुए, करेक्टर को देखते हुए, ऑफेंडर के करेक्टर को देखते हुए, उसकी एज को देखते हुए, उसके गुड कंडक्ट को देखते हुए कोर्ट क्या करेगी, नाउ विद स्टैंडिंग anything contained in any other law in the time being force, the court may instead and sentencing him at once to any punishment direct to be released on his entering into a bond with sureties to appear and receive sentence when called upon during the such period not exceeding 3 years, as the court may direct to the meantime to keep peace and be in good behavior। तो देखिए क्या बात करता है सेक्शन नंबर 4, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर एनी पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, एनी पर्सन जिसने कौन सा ऑफेंस नॉट कमिट, ठीक है, कौन सा ऑफेंस कमिट किए हों, पहला डेथ और एलआई, या फिर नॉट कमिट लिख लो ना, नॉट कमिट मतलब ये 2 अपराध ना किए हों, कहने का मतलब ये है। 1 मिनट रुको, क्या कहता है ये,
नॉट पनिशेबल, मतलब ऐसे ये नॉट पनिशेबल, नॉट कमी, ऐसे अपराध ना किए जिनकी सजा डेथ और एलआई है, उनको छोड़ करके कोई भी पर्सन यदि कोई ऑफेंस करता है और वो जो है क्या करेगा, कोर्ट तो है उसको प्रोबेशन पर छोड़ सकती है, बट किन चीज़ों को ध्यान में रखेगी, पहला नेचर ऑफ ऑफेंस, ठीक है, दूसरा एज, अक्यूज की एज, उसका गुड कंडक्ट, ठीक है, बिहेवियर, सबसे इंपॉर्टेंट नो प्रीवियस कन्विक्शन, नो प्रीवियस कन्विक्शन। और इसमें एक आगे चल के ये बात कहता है कि कोर्ट जो होगी छोड़ते समय उससे जो है क्या ले सकती है, श्योरिटी ले सकती है, ठीक है, 3 साल की जो है उससे श्योरिटी ली जा सकती है, बेल बॉन्ड भरवा सकती है, बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, ठीक है, बॉन्ड ले सकती है, कैसे ले सकती है, विद और विदाउट दोनों तरीके से, विद और विदाउट श्योरिटी, जैसा कोर्ट को ठीक लगे वो जो है उसे 3 साल तक के लिए, याद रखना कितने साल तक के लिए लिए जा सकते हैं बेल बॉन्ड, 3 ईयर्स तक के लिए उससे जो है श्योरिटी ले सकती है कोर्ट, 3 साल से ज़्यादा के लिए उससे जो है कोर्ट श्योरिटी नहीं लेगी। ये बात करता था इसका फर्स्ट। अब बात करते हैं इसके प्रोविजो की। प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर ऑफ हिज श्योरिटी if any has a fixed place of abode to regular occupation in the place over which the court exercise jurisdiction or which the offender is likely to like during the period such enter in the bond। उसके बाद सेकंड कहता है कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि जो ये होते हैं ना हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी नहीं है, ठीक है, कोई बर्डन लेना नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं पर ध्यान दो। उसके बाद सेकंड कहता है बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेकन इनटू द कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न्ड इन द रिलेशन इन द केस। तो वो जो है बस इतनी बात करता है सेकंड कि वो जो अगर कोर्ट छोड़ देती है तो उस ऑर्डर को जो होगा किसको छोड़ दिया जाए, छोड़ने के बाद में उस ऑर्डर को प्रोबेशन ऑफिसर को भेज दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड कहता है व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड, जहाँ पर जो है सबसेक्शन 1 का मतलब प्रोबेशन का ऑर्डर जो है कोर्ट ने दे दिया है, द कोर्ट में इफ इट इज सो द ओपिनियन दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक, ऑफेंडर और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, एक्सपेंडेड टू द एडिशन पास ए सुपरविजन ऑर्डर, मतलब कि कोर्ट जो है एक सुपरविजन ऑर्डर पास कर सकती है यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो है बाहर जा करके इसके बिगड़ने की संभावना है, तो कोर्ट एडिशनल में, ठीक है, क्या कर सकती है, एक सुपरविजन ऑर्डर पास कर सकती है। सुपरविजन ऑर्डर मतलब होता है एक तरीके से देखभाल करने का, देखभाल का मतलब कि उसके ऊपर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर प्रोबेशन ऑफिसर की उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये जो है दोबारा से जो है अपराध करने लग जाए, तो इस चीज़ को जो है इसको सुपरविजन में रखा जाता है, देख रेख में रखा जाता है, ठीक है। तो कोर्ट जो है प्रोबेशन सुपरविजन ऑर्डर पास कर सकते हैं डायरेक्टिंग दैट द ऑफेंडर शैल बी रिमेन्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर नेम्ड इन द ऑर्डर ड्यूरिंग द सच पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो ये जो ये जो सुपरविजन ऑर्डर होगा क्या होगा, नॉट लेस देन 1 ईयर, ठीक है, याद रखेगा, नॉट लेस देन 1 ईयर, ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर के लिए, ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर मेनली प्रोबेशन ऑफिसर के को ही जो है ये सुपरविजन के इनके अंडर में रखा जाता है। सुपरविजन ऑर्डर जब पास किया जाता है तो उसको प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर में रखा जाता है और वो जो है उस पर निगरानी रखता है अपनी, ठीक है, कि कहीं ये क्या कर रहा है, कोई अपराध तो नहीं कर रहा है, उसको जो है अच्छे कंडक्ट को जो है मॉनिटर करता है। तो इन सब चीज़ों को कोर्ट देखने के लिए जब कोर्ट को लगता है कि ये ज़रूरी है उस व्यक्ति की भलाई के लिए, तब कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर पास करती है। उसके बाद फोर्थ कहता है द कोर्ट मेकिंग ए सुपरविजन ऑर्डर सबसेक्शन 3 शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही इज रिलीज टू एंटर इनटू ए बॉन्ड और विदाउट श्योरिटी टू ऑब्जर्व द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर एंड द एडिशनल कंडीशन में बी रिस्पेक्ट abstinence of intoxication and any other matter is the court may having regarding the particular circumstances offender fitted to impose in the preventing and repetition of the same offence and the commission of such offence by the offender। पाँच ही पॉइंट है, पांचवा क्या कहता है, पांचवा ठीक है ऑफेंडर की, ठीक है,
हाँ, सुपरविजन ऑर्डर पास करने से पहले और उसको रिलीज करने से पहले, फोर्थ ये कहता है सुपरविजन ऑर्डर जब पास किया है और उनको छोड़ने से पहले कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये देखेगी कि उसकी जो कंडीशंस थी उसने सारी फुलफिल की है और जो बेल बॉन्ड वगैरह हैं वो प्रॉपर तरीके से भरे हैं, ठीक है, प्रॉपर श्योरिटी जमा की है, उसके बाद ही जो कोर्ट उनको छोड़ेगी। उसके बाद 5 कहता है कि जो सुपरविजन ऑर्डर जो मिला है उसको जो होगा उसके टर्म्स एंड कंडीशन को जो है फॉलोअप किया जाएगा और उनकी एक एक कॉपी जो होगी वो किसको, ऑफेंडर को और श्योरिटीज़ को जो है भेज दी जाएगी और एक कॉपी प्रोबेशन ऑफिसर को, 3 लोगों को, पहला ऑफेंडर खुद को, दूसरा प्रोबेशन ऑफिसर को और तीसरा श्योरिटी जिसने उस व्यक्ति को श्योरिटी दी है उसको उसकी एक एक कॉपी भेज दी जाएगी। तो ये बात करता है सेक्शन नंबर 4। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5 पर, ठीक है, इसको तेज करना है क्योंकि इनमें ऐसा कुछ है नहीं जिनमें आप ज़्यादा टाइम लगाओ, ठीक है, 4, 3 और 4 इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद में अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट, ठीक है, कोर्ट की पावर्स की बात करता है कि जब उसको जो है ऑफेंडर को रिलीज किया जाता है तो वो जो है उसको जो है क्या कर सकती है, कंपनसेशन या कॉस्ट देने के लिए जो है आदेश कोर्ट दे सकती है। द कोर्ट डायरेक्टिंग टू रिलीज एंड ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3, जब जो है कोर्ट सेक्शन 3 में मतलब एडमोनिशन पर किसी को रिलीज करती है एंड सेक्शन 4 या फिर प्रोबेशन पर किसी को रिलीज करती है और यदि उसको ठीक लगता है तो वो एक ऑर्डर पास कर सकता है जिसमें कि वो कंपनसेशन के लिए ऑर्डर होता है। क्या ऑर्डर पास कर सकता है, पहला कि सच कंपनसेशन एज द कोर्ट थिंक रीजनेबल फॉर लॉस एंड इंजरी कॉज्ड एनी पर्सन फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जो उस ऑफेंस से जिस व्यक्ति को जो है क्या हुई है, लॉस और इंजरीज हुई हैं, उनको पे करने के लिए उसको आदेश दे सकती है कोर्ट। सच कॉस्ट एंड प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में उसका खर्चा आया है, मतलब जिस व्यक्ति को इंजरी हुई थी उसको जो है पे करने का कोर्ट आदेश दे सकती है। तो मेनली यही है, सिर्फ सिंपल सा याद रखो, कोर्ट जो है उसको जो क्या ऑर्डर दे सकती है कि आप जो है आपकी वजह से जिस व्यक्ति को परेशानी, इंजरीज, लॉस हुआ है उस व्यक्ति को जो है आप उसको कंपनसेशन दें और उसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जितना भी खर्चा आया है उसको भी जो है आप पे करें, ठीक है। उसके बाद सेकंड कहता है द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड, जो ये ऑर्डर होगा कोर्ट का, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पे नहीं करता है और कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है कि आप जो है इस व्यक्ति को कंपनसेशन दीजिए और वो व्यक्ति उसको पे नहीं करते हैं, तो इसकी रिकवरी ऐसे होगी जैसे कि सिविल मामले की तरह, ठीक है, सिविल रिकवरी की तरह होगी इसकी। तो इसको सिविल सूट डालकर भी जो है रिकवर किया जा सकता है। आया समझ में? इतनी सी बात करता है सेक्शन 386, 387 ऑफ कोड, इतना याद रखो बस, ठीक है। इसकी रिकवरी किस तरीके से होती है, सिविल रिकवरी की तरह जो है इसकी रिकवरी हो सकती है यदि कोई पे नहीं करता है तो कंपनसेशन को। उसके बाद में 6 कहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर ऑफ द एज। तो ये बात करता है कि जो 21 साल से कम के जो है कोई अपराधी है उसको जो है जेल में रखने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है सेक्शन नंबर 6। ये क्या कहता है, जहां कोई व्यक्ति जो है जो 21 साल से कम का है, कितनी उम्र है, 21 साल से कम, अब लिखवा ही देते हैं, लिखा रहेगा तो याद रहेगा, बोल करके बताएं, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 कितनी, बिलो 21 ईयर, ठीक है, जो 21 साल से कम का है और उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसकी पनिशमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, याद रखना, ठीक है। उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसकी पनिशमेंट, नोट कमिट में लिख देता हूं यहां पे, LI ऑफेंस, ठीक है, उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट है। द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस हिम टू द इम्प्रिजमेंट अनलेस ही इज सेटिस्फाइड दैट रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस कैरेक्टर इट विल नॉट बी डिसरेबल टू डील विद द अंडर सेक्शन 3 और 4 एंड द कोर्ट पास एनी सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजमेंट ऑफ द ऑर्डर इट शैल रिकॉर्ड द रीजन ऑफ डूइंग दिस। देखिए यहाँ पर यह कहता है कि यदि कोर्ट जो है, यदि मान लीजिए कोई 21 साल से कम का है और उसने ऐसा ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट 7 साल की है, ठीक है, और कोर्ट फिर भी उसको प्रोबेशन एंड एडमोनिशन पर रिलीज नहीं करती है, तो उसके लिए कोर्ट को स्पेशल रीजन मेंशन करना होगा, स्पेशल रीजन, ठीक है, उसको जो है स्पेशल रीजन बताना होगा राइटिंग में,
राइटिंग में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये कहता है फर्स्ट। उसके बाद सेकंड कहता है फॉर द पर्पस ऑफ द सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिसेबल इन द डील अंडर सेक्शन 3(4) द ऑफेंडर referred in the subsection 1 of the court shall call a report from the probation officer and consideration of the report and apply on the information available for the relating of the character and the physical and mental condition of the offender। कोर्ट तो ये कहता है कि 3 और 4 में छोड़ने से पहले जो होगा कोर्ट जो होगा प्रोबेशन ऑफिसर से उसकी रिपोर्ट मांगेगा, उसके कंडक्ट के बारे में, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में, कंडीशंस के बारे में उससे जो है एक बार रिपोर्ट मांग सकता है। तो मेनली सेक्शन 6 यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, जनरली बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को जो 21 साल से कम का जिसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई ऑफेंस नहीं किया उसको जो है रिलीज कर दी गई। लेकिन यदि कोर्ट रिलीज नहीं करती है तो उसके लिए कोर्ट को स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करने होंगे, ठीक है, और बताना होगा कि क्यों जो है इसको नहीं छोड़ा गया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 8 पर। अब देखिए, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति कोई जो है एस्पिरेंट है, ठीक है, और वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उससे कोई गलती से ऑफेंस हो जाता है, ठीक है। अब ऑफेंस तो उससे हो गया, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन, सॉरी वो नहीं है, मैं सेक्शन 12 पढ़ाने लग गया था गलती से, सेक्शन नंबर 7 है। प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट होती है ना उसको गोपनीय रखा जाएगा, सेक्शन 7 इतनी बात करता है बस, ठीक है, आप पढ़ लो, इतनी बात करेगा सेक्शन नंबर 7, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, इतनी डिटेल में मत जाओ, इतना याद रखो। उसके बाद कहता है वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। तो प्रोबेशन की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनमें जो है चेंजमेंट, तो उनमें चेंजमेंट की बात करता है। सेक्शन नंबर 8 है ना, वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन, प्रोबेशन की कंडीशंस में चेंजमेंट की बात करता है सेक्शन नंबर 8। तो ये क्या कहता है, इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर एनी कोर्ट विच पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंडर इन द ओपिनियन दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द नेसेसरी ऑफ वेरी द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड एंटर्ड इनटू द ऑफेंडर। तो ये बात करता है कि जहां कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है, किसके थ्रू एप्लीकेशन कौन लगाता है, याद रखना प्रोबेशन ऑफिसर एप्लीकेशन लगाएगा। यदि प्रोबेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोर्ट ने उसको सुपरविजन में रखा, अब प्रोबेशन 1 साल का 2 साल का, अब प्रोबेशन ऑफिसर को लगता है कि हाँ वो जो पर्सन था वो एकदम अच्छा सेटल्ड हो गया, अच्छा खाने कमाने लग गया, बिल्कुल इज्जत से रह रहा है, किसी से कुछ नहीं कहता, सुधर गया एक तरीके से, ठीक है। तो कोर्ट में जो है प्रोबेशन ऑफिसर जो होगा वो जो है अर्जी लगा सकता है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। प्रोबेशन पर छोड़े जाने के बाद में जो है वो व्यक्ति क्या करता है, उस प्रोबेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये जो है गलत संगति में जा रहा है, या फिर जो है इस पर जो है सख्ताई करनी चाहिए, तो उसके लिए भी कोर्ट जो है, और उसको प्रोबेशन ऑफिसर को लगता है कि जो कोर्ट ने कंडीशन इस पर इम्पोज की हैं उनमें जो है कुछ चेंजमेंट करना चाहिए, तो भी वो है जो है कोर्ट में प्रोबेशन ऑफिसर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है, यदि कोर्ट को ठीक लगता है। तो यदि उसको ऐसा लगता है कि ये ठीक सुधर गया है तो कोर्ट जो है अपनी जो कंडीशंस लगाई हैं उनको जो है हटा सकता है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये नहीं सुधर रहा है तो कुछ और कंडीशंस भी इम्पोज कर सकता है। बट बीच में जो खेल है वो इस चीज़ का है कि जब भी कोर्ट कम करे या तो कंडीशन हटाए या बढ़ाए, कोई भी कंडीशन हो, उसमें जो है पहले चेंजमेंट करने से पहले श्योरिटी को जरूर सुना जाएगा, ठीक है, श्योरिटी को बुलाया जाएगा, उसको प्रॉपर उसके नोटिस में होनी चाहिए चीज़ें। यदि बिना बुलाए या बिना श्योरिटी के नोटिस की चीज़ों को जो है चेंजमेंट कर दिया गया प्रोबेशन में, और तो उसके बाद में जो है जो श्योरिटी होगा वो लायबल उसके लिए नहीं ठहराया जा सकता, पहले श्योरिटी की कंसेंट लेनी जरूरी है। और यदि आगे कहता है ये सेक्शन, उसके बाद मान लीजिए कि इस पर जो है कोर्ट ने और सख्ताई कर देता है वो ऑफेंडर पर, और श्योरिटी उन कंडीशंस के लिए रेडी नहीं हो पाता है, तो कोर्ट जो होगी वो ऑफेंडर को एक टाइम देगी कि आप जो है इतने टाइम के भीतर में दूसरा श्योरिटी ले आइए, अदरवाइज आपको हम जो है कस्टडी में डाल देंगे, ठीक है। ये बात करता है इतनी, इसका प्रोविजो बता रहा हूँ मैं श्योरिटी वाला, कि उस श्योरिटी को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पहले, और जो अभी मैंने बताया कि उसको कैंसिल करके उसको जो है यदि श्योरिटी को ऐसा लगता है कि वो जो है अपनी श्योरिटी वापस ले लेगा, सॉरी लगता है नहीं, श्योरिटी यदि अपनी वापस ले लेता है या श्योरिटी देने से मना कर देता है तो उसको टाइम दे करके जो है उससे न्यू श्योरिटी ली जाएंगी। ये सेक्शन 2 बात, इसका सब क्लॉज 2 बात करता है, ठीक है। सब क्लॉज 3 मैं पहले ही बता चुका हूँ चेंजमेंट का।
सिंपल है, कुछ भी नहीं है। वेरिएशन कंडीशंस ऑफ द प्रोबेशन, प्रोबेशन की कंडीशंस ही तो बदलनी है। क्यों बदलनी है? दो ही रीजन हो सकते हैं, एक तो वो जरूरत से ज़्यादा अच्छा हो गया हो या फिर वो बिगड़ गया हो। यदि वो बिगड़ गया है या अच्छा हो गया, कोई भी कंडीशन हो, तो पहले उसमें चेंजमेंट करने से पहले श्योरिटी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। बस इतनी सी बात करता है, उसके बाद में कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। यदि श्योरिटी डिनाई कर देता है श्योरिटी देने से, तो उसको मौका दिया जाएगा और वो जो है नई श्योरिटी लेकर के आएगा। और यदि वो श्योरिटी नहीं ला पाता है, तो उसके बाद में जो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। बस सिंपल सी बात है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 9, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड। ये देखिए सेक्शन नंबर 9, फेलिंग कंडीशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, मैं इतना ही लिख देता हूं, इतने में ही समझ जाइए। यदि जो बॉन्ड की या श्योरिटी की जो कंडीशंस थी, उनको जो है ऑफेंडर ने नहीं माना और उनको ब्रेक किया है, तब जो है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये कहता है इफ द कोर्ट विच पास एन ऑर्डर सेक्शन 4, जहां कोर्ट ने सेक्शन 4 का कोई ऑर्डर पास किया प्रोबेशन और उसको छोड़ने का, कि उसको जो है प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाए, रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर और एनी कोर्ट विच कुड हैव डील्ड विद द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑफेंस हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर और अदरवाइज, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगाई जाएगी, उसको देखा जाएगा दैट द ऑफेंडर हैज़ फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड। याद रखना, पहले जो है किसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी? प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगाकर ही जो है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट। ठीक है, उसको देखा जाएगा और उसको लगता है, उसके बाद में कोर्ट को लगता है कि इसने जो है कंडीशंस को ब्रीच किया है, तो उसके लिए जो है क्या कर सकती है कोर्ट? वारंट इशू कर सकती है। ठीक है, क्या क्या इशू कर सकती है? वारंट, इशू वारंट। कोर्ट जो है उसको वारंट इशू कर सकती है, या फिर कोर्ट को यदि ठीक लगता है तो उसको सम्मन भी इशू कर सकती है। ठीक है, दो चीजें, या तो वारंट या सम्मन ब्रेक करने के बाद। उसके बाद सेकंड कहता है द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रूट एंड टू अपीयर may either remain him in the custody until the case is concluded. It may be grant him bail with or without surety to appear on the date of the may be fix of the hearing. तो कोर्ट जो है जब उसको कोर्ट में लाया जाता है, तो कोर्ट उसको जो है बेल ग्रांट कर देगी यदि वो बेल लेने के लिए रेडी है। ठीक है, तो कोर्ट उसको बेल दे देगी और उससे श्योरिटी ले लेगी। उसके बाद कहता है सब क्लोज 3 इसकी बात करता है कि यदि जो है वो दोबारा से, ये कहता है ऑफेंडर हैज़ फेल ऑब्जर्व, यदि वो कंडीशंस में फेल होता है दोबारा से, तो उसके लिए सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल, तो उसने जो ओरिजिनल ऑफेंस किया है उसकी उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। यदि उसने फर्स्ट टाइम पहली बार जो है कंडीशन को ब्रेक किया, तो उसको 25 रुपये का जुर्माना जो है उसके ऊपर लगाया जा सकता है। जुर्माने की रकम याद रखना 25 रुपये, सॉरी 50 है। ठीक है, 50 रुपये का जुर्माना जो है उस पर लगाया जा सकता है यदि उसने फर्स्ट टाइम के कोई गलती की है। तो यदि बार बार गलती करेगा तो उसको ओरिजिनल ऑफेंस की सजा दे दी जाएगी। उसके बाद कहता है फोर्थ पेनल्टी इम्पोज सब क्लोज बी, यदि सब क्लोज बी के तहत उस पर कोई जुर्माना लगाया जाता है, 50 रुपये का जो जुर्माना उस पर लगाएगा, तो उसको वो नहीं पे करता है, तो कोर्ट जो है उसको उसकी ओरिजिनल ऑफेंस की उसको सजा देगी उसकी जगह पर। यदि वो 50 रुपये पे नहीं करता, तो बताओ कौन पे नहीं करेगा 50 रुपये? एक दिन के क्या, एक मिनट के लिए दे देगा कोई 50 रुपये? तो उसके बाद में आते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 को छोड़ दो। ठीक है, रुको, इसमें ना अब कुछ है नहीं, तो इसको मैं अपने नोट से पढ़ाता हूँ। ठीक है, जल्दी हो जाएगा और रहेगा भी नहीं कुछ, सिंपल। तो इसमें जो है बात करता है कि जो कोर्ट जो है ऑर्डर देने में कम्पटेंट है, उसकी अपील कोर्ट की और रिविजनल कोर्ट की पावर्स के बारे में बात करता है। जो फर्स्ट है वो कहता है कि ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जो कि प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट में है, जरूरी है। ठीक है, सुपरविजन का भी ऑर्डर है, उसको छोड़ भी सकती है। सेक्शन 6 में यदि जो है किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया, 21 ईयर से कम का था, तो हाई कोर्ट जो है या अपीलेट कोर्ट जो है उसको उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड करके जो है उसको प्रोबेशन पर छोड़ सकती है। ठीक है, तो ये सारी शक्तियाँ जो है उनके ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट के पास होती हैं।
अपील उस कोर्ट ठीक है, अपील वहीं जाएगी जहाँ पर जनरली जाती है। उसके बाद थर्ड कहता है 21 ईयर से कम की एज का है तो कोर्ट सेक्शन 3-4 में नहीं छोड़ने पर तो कोर्ट स्वयं परिवीक्षा अधिकारी और दूसरे व्यक्ति द्वारा आवेदन पर कोर्ट अभिलेख मंगाकर उसकी परिवीक्षा करेगा तथा आदेश पारित करेगा जैसा उचित। यदि किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया है तो कोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगाएगा और लोअर कोर्ट की रिपोर्ट मंगाएगी क्यों इसको नहीं छोड़ा गया। उसके बाद में कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको ठीक लगे। अब जो है एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12, ठीक है, ये इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए जो मैं बात कर रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है किसी गवर्नमेंट जॉब की और वहाँ पर उससे कोई ऑफेंस हो जाता है गलती से, ठीक है, गलती से हो जाता है, गुस्से में आकर के हो जाता है, जैसे भी हो जाता है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को छोड़ भी दिया जाता है सेक्शन 3 और 4 में। तो क्या जो इस व्यक्ति को छोड़ दिया गया उसके ऊपर FIR हो गई तो क्या वो जो उसके ऊपर FIR हुई है क्या वो उसकी वजह से गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? इसकी बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति को कन्विक्शन दे दी गई है और उसको प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया है या एडमोनिशन पर छोड़ दिया गया है तो क्या फिर भी उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई माना जाएगा? तो इसके लिए कहता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग द कन्विक्शन। यदि किसी व्यक्ति को कन्विक्शन किया गया है तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन को हटा दे। ये कहता है जो सेक्शन 3-4 में जिस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है तब जो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को सेक्शन नंबर 3 और 4 में जो है उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया कोर्ट ने कि आप जो है जाओ एडमोनिशन पर या प्रोबेशन पर आपको जो है हम रिलीज करते हैं, तो उस रिलीज के होने के बाद में उस व्यक्ति को सरकार नौकरी देने से मना नहीं कर सकती कि आपके खिलाफ FIR दर्ज है या फिर आपको कन्विक्ट किया गया है। इसका सेक्शन नंबर 12 साफ साफ कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को 3 और 4 में छोड़ दिया गया है तो उसके बाद में वो डिस्क्वालिफिकेशन जो उसकी कन्विक्शन की थी वो अपने आप रिमूव हो जाती है, ठीक है, जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन थी कन्विक्शन की वो अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 13 प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर की बात करता है। प्रोबेशन ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट जितने चाहे उतने प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, इतनी सी बात है बस। और ये जो प्रोबेशन ऑफिसर होंगे ये DM के अंडर में होते हैं, बाकी कोई भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतने ही होते हैं, ठीक है। अब इसकी ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ये हैं सेक्शन नंबर 14। इसकी ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ क्या हैं ये इनको बात बताने की, इसको एम्प्लॉयमेंट दिलाना, इसको जो है अच्छा बनाने के लिए, मतलब कि उसके करैक्टर को सुधारने के लिए, उसके घर के माहौल को सुधारने के लिए, नेचर ऑफन जो उससे हुआ है अपराध से दूर रखने के लिए जो है समय समय पर जो है कुछ ना कुछ उसको करवाना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसके लिए जो है रोज़गार उपलब्ध करवाना, ये प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। इनका पालन करना जो है ज़रूरी होता है प्रोबेशन ऑफिसर्स के लिए। उसके बाद में सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 कहता है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसको पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा, बस इतना याद रखो। सेक्शन नंबर 16 गुड फेथ में कोई भी कार्रवाई होती है उसके लिए संरक्षण है। यदि कोई प्रोबेशन ऑफिसर के खिलाफ केस फाइल करना चाहता है तो वो सेक्शन 16 उसको बार्ड करता है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद 17 है रूल्स की पावर, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कर सकती हैं। सेविंग्स हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर के कुछ भी नहीं है। अब जो है ये सारा इंपॉर्टेंट जितने भी थे खत्म हो गए। इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से हैं वो सुन लो मेरे से, 3, 4 जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या था, एक 9 था, 9 में 50 रुपये वाले पेनल्टी का जो सब क्लोज था उसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या था, और 12 था डिस्क्वालिफिकेशन वाला, 13 का अपॉइंटमेंट का, बाकी तो उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं। ये सेक्शन जो है आपको याद होने चाहिए पूरे प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट में, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप कुछ याद रखो ना रखो, बट इनको जो है आपको जरूर याद रखना और इनके कंटेंट भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए यदि आप जो है किसी सिविल एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी, ठीक है। आज प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में कोई देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन से जो है लॉ समझने हैं या पढ़ने हैं मुझसे। माइनर लॉज में स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि अभी साथ ही साथ में हमारा BNS का भी जो चल रहा है उसमें हमने सेक्शन 100 तक कंप्लीट कर लिया है अभी। उसके बाद में कई दिनों से तो अभी वीडियो नहीं आ रही है गर्मी की वजह से, लेकिन कुछ टाइम में धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा माइनर लॉ जो है आप पढ़ना चाहते हैं, उसी पर हम जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।